चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। एकदम सिंपल सा आपका चैप्टर है और एग्जाम वाइज अगर देखें तो इस चैप्टर में से आपके 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट लॉन्ग सब मिक्स करके 10 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है। और सिंपल सा चैप्टर ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। आपको पता है ना, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट ले पर्सन के लिए, एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, उनके टैक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स हो, या अदर बैंकिंग के कुछ सिस्टम्स हो, बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होती है। और उनमें उनमें जब नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब जब स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है, तो वो इंफॉर्मेशन एक आम इंसान, एक ले पर्सन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे गवर्नमेंट ने नया बजट बनाया हो और वो बजट न्यूज़पेपर में एकदम डिटेल में सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखा हुआ हो, तो वो समझना कितना मुश्किल हो जाता है कि यार इतने सारे सेंटेंस में लिखा क्या हुआ है। लेकिन अगर वही चीज़ आपको ड्राइंग के थ्रू समझाई गई हो, बरोबर ना, वही चीज़ है अगर ड्राइंग के थ्रू, डायग्राम के थ्रू या तो ग्राफ के थ्रू समझाया गया हो, तो वो समझना ईजी हो जाता है। कोई एक ले पर्सन के लिए, एक आम इंसान के लिए भी वो समझना ईजी हो जाता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में डायग्राम और ग्राफ का बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला तो हम लोग पॉइंट यही समझें कि डायग्राम और ग्राफ में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। दोनों में देखो, कोई ना कोई ड्राइंग और पिक्चर्स के थ्रू ही कोई भी इंफॉर्मेशन समझाई जाती है। दोनों में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी हो वो ड्राइंग या पिक्चर्स के थ्रू समझाई जाती है। लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस वाइज अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ, तो जो डायग्राम होता है ना, डायग्राम के लिए स्टेटिस्टिकल नॉलेज रिक्वायर नहीं है। नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक इज नॉट रिक्वायर्ड। जब डायग्राम बनाना हो ना, मतलब कोई सिंपल सी खाली ड्राइंग बनाते हैं, उसके लिए स्टेटिस्टिकल नॉलेज होने की ज़रूर नहीं है। कोई न्यूमेरिकल नॉलेज ना हो तो भी ठीक है, नॉर्मल इंसान भी ये चीज़ आसानी से समझ सकता है, बराबर ना। दूसरा, कि प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट डेटा। जनरली जो डिस्क्रीट डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा मीन्स कि जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ से फ्रीक्वेंसी दी गई हो। आप लोग स्टेट में ऐसा पढ़ते हो ना कि डिस्क्रीट डेटा मतलब वो कहलाता है कि जब यहाँ पर एक्स और एफ ऐसे दिया हुआ हो कि अगर ऑब्जर्वेशन हो 10, 20, 30, 40 और साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई हो कि अगर फ्रीक्वेंसी कोई भी, कि जैसे 6, 8, 4, 2, तो ये डेटा डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। डायग्राम में डिस्क्रीट डेटा यूज होता है, ठीक है ना, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा मीन्स डायग्राम वो होता है कि जिसे देखकर ही कोई भी इंसान, कोई ले पर्सन भी समझ जाता है कि हाँ, ये एक्चुअली समझाना क्या चाहता है, बराबर ना। कि जैसे देखो, कि अगर कोई बजट आया हो और बजट में अगर ये रूल या ये नई पॉलिसी हो कि अब लोगों के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है ना, वो टैक्स 5% बढ़ जाएगा, बराबर ना, लोगों के ऊपर टैक्स 5% बढ़ जाएगा। अब इसे अगर सेंटेंस वाइज डिटेल में समझें तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ड्राइंग में डायग्राम के थ्रू, तो डायग्राम के थ्रू उसे इजीली समझाया जाता है। कि जैसे पेपर में ना एक कार्टून छपा दिया जाता है, एक कार्टून आ जाता है कि हाँ भाई, कोई कार्टून में कोई एक पर्सन, वो जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, उसके ऊपर बड़े से जो है वो ये पोटली रखी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 5% प्लस, बरोबर। तो वो देखकर ही कोई भी इंसान समझ जाएगा कि हाँ, लोगों के ऊपर 5% का बर्डन ज़्यादा हो गया। तो ये सिंपल सा डायग्राम हुआ कि उसके लिए कोई स्टेटिस्टिकल नॉलेज होने की ज़रूर नहीं है, ठीक है ना। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कहलाता है, उसे देखकर कोई भी इंसान खुद ही समझ जाता है। उसके लिए कोई आसपास सेंटेंस वगैरह लिखने की भी ज़रूर नहीं पड़ती, वो खुद ही जो है वो एक्सप्लेन कर देता है, ऐसे वो ड्राइंग, बराबर। और उसमें जनरली डिस्क्रीट डेटा यूज़ होता है। और ग्राफ, ग्राफ इसका अपोजिट होता है। ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को ध्यान है कि डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही कोई भी एक जो है वो ड्राइंग बना ली कि अगर समझो टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो खाली एक ऐसे एरो भी बना दिया और यहाँ पे लिख दिया +5%, तो भी ये ड्राइंग से समझ जाते हैं कि हाँ भाई, टैक्स इंक्रीज हुआ। लेकिन ग्राफ, तो ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है ना, बराबर ना, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सेस होते हैं, और इसकी वजह से इसमें स्टेटिस्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है कि उसको डायरेक्ट नहीं बना सकते। ग्राफ में जनरली
कंटिन्यूस डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। कंटिन्यूस डेटा मतलब कि जिसमें क्लास दी गई हो और फ्रीक्वेंसी दी गई हो। क्लास में जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और कोई भी जैसे फ्रीक्वेंसी हो, तो ये कंटिन्यूस डेटा कहलाता है, वो ग्राफ में यूज़ किया जाता है। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, इट इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब ग्राफ देखकर डायरेक्टली पता नहीं चलता कि भाई वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। ड्राइंग देख के सीधा पता चल जाता है। ग्राफ में खाली एक साल नहीं, अलग अलग साल के यूज़ होते हैं इस तरह से। तो ये देखकर सीधा पता नहीं चलता कि ग्राफ एक्चुअली बताया क्या जाता है, कि इस ग्राफ में क्या है। वहाँ पे एक्स एक्सिस में कुछ लिखना पड़ता है सेंटेंस के, ये एक्स एक्सिस किसके बारे में है, वाई एक्सिस में भी कुछ लिखना पड़ता है, यहाँ पर स्केल मेजर बतानी पड़ती है। ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो ये सब लिखना पड़ता है, सेंटेंस लिखना पड़ता है। तो इसीलिए वजह से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं कहलाता। डायग्राम के लिए कोई सेंटेंस वगैरह लिखने की ज़रूर नहीं है, उसे डायरेक्टली बता सकते हैं बिना कुछ लिखे भी, बरोबर ना। इसी वजह से वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कहलाता है। समझ आ रहा है। और दोनों का ही यूज़ इकोनॉमिक्स में अलग अलग चीज़ें समझाने के लिए होता है। इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट समझाना है, इकोनॉमिक के कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज़, अलग अलग हर तरह की इकोनॉमिक्स चीज़ें वो इनके थ्रू इजीली समझाई जाती है। ठीक है। और इनके बाद ही साथ में पॉइंट आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम और ग्राफ। ये डायग्राम और ग्राफ का इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके फायदे हैं। सबसे पहला, स्टडी सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि डायग्राम और ग्राफ के थ्रू इकोनॉमिक्स की स्टडी इजी हो जाती है। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अभी तो आप 11-12 स्टैंडर्ड में समझते हो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के। अगर आप लोग आगे कॉलेज में जाकर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें हमें पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन समझाई जाती है डिटेल में। और वो चीज़ें जब ग्राफ और डायग्राम के थ्रू समझाई जाती है ना, तो वो चीज़ें समझना ईजी हो जाता है, बराबर। दूसरा, ट्रेंड्स ओवर ईयर्स। इकोनॉमिक्स के थ्रू अलग अलग सालों के ट्रेंड वो एक ही डायग्राम में बताए जा सकते हैं, एक ही डायग्राम या ग्राफ में। जब ग्राफ में ऐसे बताए जाते हैं तो अलग अलग साल के ट्रेंड बता सकते हैं ना, कि समझो टैक्स की पॉलिसी 2010 में इतनी थी, फिर 11 में इतनी हुई, 12 में इतनी हुई। तो ये अलग अलग सालों का ट्रेंड वो एक ही डायग्राम में बताया जा सकता है, बराबर, कि जिससे इजीली हम लोग समझ भी सकते हैं और अलग अलग साल का कंपेयर भी कर सकते हैं। देन चेंजेस इन इकोनॉमी। इकोनॉमी या उसके कोई भी सेक्टर, इकोनॉमी के 3 सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, उसमें कितना कितना चेंज हुआ है वो भी इजीली इस डायग्राम और ग्राफ के थ्रू समझा सकते हैं। कि जैसे अगर ऐसे ही डायग्राम बना दिया जाए एग्रीकल्चर का, कि भाई एग्रीकल्चर पहले ज़्यादा था फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ऐसे इजीली बता सकते हैं ना, बराबर ना। या सर्विस सेक्टर हमारी कंट्री में अब धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो डायग्राम और ग्राफ के थ्रू इजीली वो चेंज बताया जा सकता है। देन कंपैरिजन भी इजी। दूसरा, कंपैरिजन इजी हो जाता है कि अगर एक ही डायग्राम में अलग अलग चीज़ें हो, कि चलो एग्रीकल्चर कितना है, सर्विस सेक्टर कितना है, इंडस्ट्रीज कितनी है, बराबर, और उसके ऐसे एरोज के थ्रू या ग्राफ के थ्रू बताया जा सकता हो, तो उसको इजीली कंपैरिजन हो जाती है ना। और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की नहीं, अलग अलग देशों की भी कंपैरिजन हो जाती है। हमारे देश में पॉवर्टी कितनी है, दूसरे देश में पॉवर्टी कितनी है, बराबर, वो ग्राफ के थ्रू इजीली कंपेयर हो जाती है। ऐसे 2 बार ग्राफ बनाए गए हो, एक नीचे एक ऊपर, तो सीधा देख के पता चलता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है या दूसरे देश में कम है, बराबर के नहीं। तो ऐसे कंपैरिजन इजी हो जाती है। एंड दूसरा, कि मैनी एस्पेक्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इजीली अंडरस्टूड, कि इकोनॉमी के कितने सारे प्रिंसिपल्स, कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, कितने सारे एस्पेक्ट, मतलब कितने सारे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं समझना, और उसे डायग्राम या ग्राफ के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। अब आप लोगों को ये ध्यान है कि जैसे इकोनॉमिक्स में प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन आता है, बराबर, ये तो 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं हम लोग। प्राइस और डिमांड में रिलेशन है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, या प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, बराबर। तो ये रिलेशन सेंटेंस वाइज समझना, ये प्रिंसिपल सेंटेंस वाइज समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वही डायग्राम के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू, ग्राफ के थ्रू समझाया जाए तो वो इजी हो जाता है फिर, बराबर ना। इसी वजह से इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम और ग्राफ का यूज़ किया जाता है, बराबर। फिर जैसे एक पॉइंट आता है उसमें
वो आता है एस्पेक्ट टू बी कंसिडर वाइल ड्राइंग अ ग्राफ, कि कोई भी ग्राफ या डायग्राम जब हम बनाते हैं तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, बराबर ना। डायरेक्टली डायग्राम या ग्राफ नहीं, थोड़ी तो कुछ ध्यान रखना चाहिए ना। जैसे कि उसमें सबसे पहला आता है कि चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ, कि कोई भी डायग्राम या ग्राफ बनाओ तो उसमें सबसे पहले तो उसका टाइप डिसाइड करो। डायग्राम और ग्राफ के अलग अलग टाइप्स आते हैं, हम लोग आगे के टॉपिक में ये समझते हैं। तो इनमें से कौन सा टाइप आपको डिस्क्राइब करना है वो बताओ। एक ही इन्फॉर्मेशन अलग अलग टाइप के डायग्राम या ग्राफ से समझाई जा सकती है। तो सबसे पहले कौन सा टाइप डिसाइड करना है वो पहले नक्की कर लो, ठीक है ना। क्योंकि जितने ही बेटर वे में आपका जो है वो डायग्राम या ग्राफ का टाइप होगा ना, उतना ही अच्छा वो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ। दूसरी चीज ध्यान देते हैं क्लैरिटी, कि आप जो भी डायग्राम या ग्राफ बनाओ ना तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब कि सबसे पहले तो आपका डायग्राम या ग्राफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत जगह पर नहीं होनी चाहिए, या तो फिर गलत तरीके से नहीं लिखी हुई होनी चाहिए, कि जैसे टेढ़े मेढ़े अक्षर में लिख दो या ऊपर नीचे लिख दो इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं। वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका डायग्राम या ग्राफ, बराबर, कि जिससे समझने वाले को या जो भी देखने वाले को इजीली वो समझ में आ जाए, बराबर। दूसरी चीज ध्यान देते हैं स्केल्स एंड मेजर्स। डायग्राम और ग्राफ बनाते वक्त स्केल और मेजर खास ध्यान देते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना कितना गैप रखना है। आप लोगों को ध्यान है वाई एक्सिस पे हम लोग जो है वो स्केल मेजर लेते हैं, कि हर एक सेंटीमीटर में 5 का गैप रखें, 10 का गैप रखें, कि 100 का गैप रखें, कि जिससे जब हम ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ एकदम पेज में छोटा भी ना हो जाए, एकदम बड़ा भी ना हो जाए, ठीक है। तो वो स्केल्स एंड मेजर्स खास ध्यान रखते हैं। अगर आपको कोई दो चीज़ की कंपैरिजन करनी हो, कि जिसमें चलो भाई पहले हमारी पॉवर्टी ज़्यादा थी अब पॉवर्टी कम हो चुकी है, तो ग्राफ बनाते वक्त ये खास ध्यान देना चाहिए ना कि हाँ भाई पहले पॉवर्टी ज़्यादा थी तो उसका डायग्राम या ग्राफ थोड़ा ऊपर होना चाहिए, फिर पॉवर्टी कम हो गई तो डायग्राम और ग्राफ थोड़ा सा नीचे हो जाए, ठीक है। कि जिससे देखने वाले को पता चले कि हाँ पहले ज़्यादा थी अब कम हो गए। अगर दोनों इक्वली बना लो और खाली लिख दो कि पहले ज़्यादा अब कम, तो वो थोड़ी पता चलेगा हमें, सही बात है ना। इसलिए स्केल्स एंड मेजर्स खास सही होने चाहिए। दूसरी चीज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, कि आप एक्सिस अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करो। ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, आप लोगों को ये ध्यान है एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंटली इंफॉर्मेशन होती है, इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन या तो इंडिपेंडेंट डेटा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और जो वाई एक्सिस होते हैं उस पर डिपेंडेंट डेटा या डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होती है उसमें। तो इसी वजह से जब भी एक्सिस ड्रॉ करो तो उसमें खास ये ध्यान रखो कि कौन सा इंडिपेंडेंट डेटा है आपका और कौन सा डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं एक्स की इंफॉर्मेशन आप वाई पे लिखो, वाई की इंफॉर्मेशन एक्स पे लिखो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खास ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़ कि डेटा टेबल एंड सोर्सेस ऑफ डेटा। आप जो भी ग्राफ या जो भी टेबल आप लोग बना रहे हो, जो भी डायग्राम बनाते हो, तो वो किसके थ्रू आपने बनाया है, किसको देखकर बनाया है, आपका सोर्स क्या है। कि जैसे मैं अगर डायग्राम बना रहा हूँ पॉवर्टी के ऊपर या इन्फ्लेशन के ऊपर, कि इन्फ्लेशन इतने सालों में कितना कितना हुआ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली, गवर्नमेंट वेबसाइट से मिली, या फिर न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन ली, या कोई बुक में से इंफॉर्मेशन ली। तो वो आपका सोर्स क्या है वो खास लिखते हैं उस पे, ठीक है ना। आपकी इकोनॉमिक्स की पूरी टेक्स्ट बुक देख लो, उसमें जो भी आपका डेटा, जो भी टेबल बनी हुई होगी ना, उस टेबल के नीचे सोर्स करके लिखा हुआ होगा कि ये टेबल कौन सी वेबसाइट से ली है, ये ग्राफ जो है वो कहाँ से देखकर बनाया है, वो खास लिखा हुआ होता है। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कि भाई पहले इन्फ्लेशन इतना था अब इतना हो गया अब इतना होगा, अपनी मर्जी से थोड़ी नंबर लूंगा, कहीं से तो वो इंफॉर्मेशन लूंगा ना मैं। तो वो सोर्स क्या है वो खास लिखना होता है उसमें। और दूसरी चीज़ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा, कि आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो कौन सी मेथड से कर रहे हो, वो मेथड खास डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपको पता है इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कैलकुलेशन हर एक जगह पर अलग अलग होता है। जैसे अगर खाली नेशनल इनकम की हम लोग बात करें, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम, तो वो हर जगह पर अलग अलग तरह से काउंट होती है। मीन्स कि भाई नेशनल इनकम काउंट करने की अलग अलग मेथड है, कि एक इनकम मेथड आती है, एक प्रोडक्शन मेथड आती है, एक एक्सपेंडिचर मेथड आती है, बराबर ना। तो खाली नेशनल इनकम काउंट करने की अलग अलग मेथड है। तो आपने कौन सी मेथड से कैलकुलेशन किया है वो खास कैलकुलेशन की मेथड वहाँ बतानी होती है।
बरोबर ना, जिससे पता तो चले, क्योंकि हर एक के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम अलग अलग होती है, कोई कंट्री क्या यूज़ करता है, कोई कंट्री क्या यूज़ करता है। तो इसलिए वो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा ये खास उसमें बताना चाहिए, ग्राफ के नीचे या ड्राइंग के नीचे मेंशन करना चाहिए हमें। तो इसीलिए ग्राफ या डायग्राम बनाते वक्त ये चीज़ें हमें खास ध्यान रखनी है। और कौन कौन से टाइप के डायग्राम या ग्राफ बना सकते हो, तो उसके यहाँ पर टाइप्स आपको कुछ दिए हुए हैं कि जैसे उसमें डायग्राम की बात करें, जिसमें डायग्राम में मैंने पहले बताया ना डिस्क्रीट डेटा होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, डिस्क्रीट डेटा होता है। तो वो डिस्क्राइब करने के लिए एक आता है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम जनरली कोई भी चीज़ का ट्रेंड बताना हो कि पिछले इतने सालों में क्या क्या चेंजेस हुआ, वो अगर ट्रेंड बताना हो तो जनरली ये यूज़ होता है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। बराबर ना, कि जो डायग्राम जनरली एक्स या वाई एक्सिस के थ्रू अगर आप बताओ तो उसमें ऐसे एक क्या कह सकते हैं कि ऐसे लाइन जैसा बनाया जाता है। आप लोग वो शेयर मार्केट नहीं देखते, तो शेयर मार्केट में ऐसा बताते हैं ना कि पहले देखो शेयर की वैल्यू बढ़ रही थी, फिर कम होती गई, फिर थोड़ी बढ़ गई। तो ये जो लाइन बताई जाती है तो उसे ये टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम कहते हैं, या तो कर्व डायग्राम भी उसे कहते हैं। बरोबर, कि जिसमें अलग अलग एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा हुआ होता है, अलग अलग टाइमिंग इसमें डिस्क्राइब होता है कि पहले महीने में इतनी वैल्यू थी, फिर दूसरे महीने में इतनी हुई, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी, फिर थोड़ी कम हुई। ठीक है ना। दूसरा डायग्राम का टाइप आता है, वो आता है बार डायग्राम। और बार डायग्राम में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम। कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी हो ना तो इजीली डिस्क्राइब करने के लिए बार डायग्राम यूज होता है। सिंपल बार डायग्राम वो कहलाता है कि जब मैं यहीं पे ही ड्रॉ कर रहा हूँ कि जब जो है वो कोई एक सिंगल इन्फॉर्मेशन ही हमें खाली बतानी हो, अलग अलग टाइम पीरियड की सिंगल इन्फॉर्मेशन बतानी हो, तो उसके लिए सिंपल बार डायग्राम यूज़ होता है। जैसे मुझे अलग अलग साल की पॉवर्टी बतानी है, तो अलग अलग साल की पॉवर्टी बतानी है तो यहाँ जैसे 2010 2011 ये एक्स एक्सिस पे लिखते हैं ना, 2012 2013। तो भाई 10 में पॉवर्टी इतनी थी, 11 में इतनी हुई, या 12 में इतनी हुई, या 13 में कम हुई, जो भी हो। तो अलग अलग टाइमिंग में कोई सेम इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी हो तो उसके लिए सिंपल बार डायग्राम यूज होता है। बराबर ना। क्लस्टर बार डायग्राम वो यूज होता है कि जिसके अंदर जो है कोई एक ही अलग अलग टाइमिंग में कोई एक ही टॉपिक में एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बतानी हो। अब जैसे यहाँ पर पॉवर्टी तो बता दी, ठीक है ना, ये पॉवर्टी तो बता दी, लेकिन यही पॉवर्टी रूरल और अर्बन एरिया की पॉवर्टी बतानी है। बरोबर ना, क्या बताना है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया की पॉवर्टी बतानी है। तो हम लोग इसी डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं ना कि जैसे वही मैं लिखूँ 2010 11 ये 12 13, और इसमें पॉवर्टी बतानी है तो ऐसे बताऊं कि ये चलो एक ये रूरल एरिया का ग्राफ और एक जो है वो अर्बन एरिया का ये बार बनाया। क्लस्टर उसे कहते हैं कि जिसमें दो दो या तीन तीन साथ में आते हो। बराबर ना। फिर 11 में भी कि एक रूरल एरिया का, एक अर्बन एरिया की इंफॉर्मेशन, इसमें भी एक रूरल एरिया की इंफॉर्मेशन, एक अर्बन एरिया की इंफॉर्मेशन। तो ऐसे डायग्राम को हम लोग कहते हैं क्लस्टर बार डायग्राम, कि जिसमें अलग अलग टाइमिंग में एक ही इंफॉर्मेशन में दो अलग अलग टॉपिक्स डिस्क्राइब करने हो। और तीसरा आता है डिवाइडेड बार डायग्राम। डिवाइडेड बार डायग्राम भी यही होता है कि जब एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग क्या कह सकते हैं सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो वो डिवाइडेड बार डायग्राम होता है। बराबर ना। अब जैसे यही रूरल और अर्बन का था ना, यही रूरल और अर्बन मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि जैसे वही 2010 11 12 ऐसे में लिखूं कि भाई कंट्री की टोटल प्रॉफिट, टोटल पॉवर्टी इतनी है, और उसको मैं डिवाइड कर दूं कि उसमें से इतनी जो है वो क्या हो गई अर्बन की पॉवर्टी, और इतनी जो है वो रूरल की पॉवर्टी हो गई। बरोबर ना। ऐसे बता सकता हूँ ना। 11 में भी बता सकता हूँ कि 11 में टोटल पॉवर्टी इतनी थी, यहाँ पर नंबर लिखे हुए होते हैं ना वाई एक्सिस पर भी। तो 11 में टोटल पॉवर्टी इतनी थी, उसमें से अर्बन की पॉवर्टी इतनी हुई और रूरल की पॉवर्टी इतनी हुई। बरोबर, ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। तो जब एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना हो
तो उसके लिए होता है डिवाइडेड बार डायग्राम। समझ आ रहा है ना? और कोई भी बार डायग्राम बनाओ ना तो कुछ चीज़ें खास ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले तो एक्स और वाई एक्सिस पे सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं ईयर जैसे यहाँ पे लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, उसे आप वाई एक्सिस पे लिख दो ईयर 11 12 13 14, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू आती है ये ईयर्स की, और यहाँ पर डिपेंडेंट वैल्यू बनती है हमेशा, बराबर। तो ये चीज़ खास ध्यान रखते हैं। दूसरा कि जो इसमें जो लेंथ रखी जाती है इसकी, है ना, विड्थ विड्थ जो इसकी रखी जाती है वो हर बार की विड्थ सेम होनी चाहिए। ये तो मैंने ऐसे ही रफ बनाया, कोई जो है वो पतला है कोई जाड़ा है ऐसा, वैसा नहीं, सब इक्वल जो है वो विड्थ के होने चाहिए। और लेंथ लेंथ आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से होनी चाहिए कि 10 में कम थी 11 में थोड़ी ज़्यादा हुई, तो वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लेंथ होनी चाहिए। ठीक है ना? हर एक में, इसमें भी ये विड्थ सब में सेम, ऐसा कोई एक छोटा कोई एक बड़ा ऐसा नहीं बनाना है, बराबर ना, ये सब भी सेम होने चाहिए। और दूसरा हर एक ईयर के बीच में जो गैप होता है वो गैप भी हमेशा इक्वल होना चाहिए। कि आपने एक साल की इंफॉर्मेशन बनाई किसी में भी, फिर दूसरे साल की इंफॉर्मेशन के लिए जितना गैप छोड़ा तीसरे साल में भी उतना ही गैप छोड़ना चाहिए। ठीक है ना? तो बार डायग्राम जब बनाए ना तो ये सब चीज़ें खास ध्यान रखते हैं। और फिर पाई डायग्राम, दूसरा डायग्राम का टाइप आता है पाई डायग्राम। अगर यही इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन अगर हमें अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करनी हो तो उसके लिए पाई डायग्राम इजी रहता है। पाई डायग्राम में क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हो उस इंफॉर्मेशन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं। डिग्री में, कि टोटल सर्कल की जो है वो 360 डिग्री होती है, उसे डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं और डिग्री के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा डायग्राम वो क्या कहलाता है? पाई डायग्राम कहलाता है, बराबर। कि जैसे हमारी कंट्री में जो है वो मेल फीमेल चिल्ड्रन और जो है वो ओल्ड एज के कितने हैं, अगर ऐसी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्राइब करनी हो कि उनकी लिटरेसी कितने हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो अगर बताना हो तो वो उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं ना, बराबर ना। तो ऐसा ये क्या तैयार होता है, फिर पाई डायग्राम तैयार होता है। ठीक है? इसमें भी ये ध्यान रखते हैं कि जब भी पाई डायग्राम बनाए तो पाई डायग्राम बनाते वक्त हर एक इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, बराबर। 360 टोटल डिग्री आती है, उसमें से एक सेक्शन का कितना पार्ट वो डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हर एक सेक्शन को अलग अलग शेड दे दिया जाता है। कि जैसे अगर ये एक मेल का है तो उसे एक शेड दे दें अलग, और यहाँ साइड में लिख दिया जाता है कि हाँ भाई ये शेड मीन्स वो मेल के लिए हुआ, बराबर। फिर दूसरा अगर फीमेल का है तो चलो उसमें दूसरा कोई शेड या डिज़ाइन या तो फिर कलर दे दिया जाता है, बराबर। तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं साइड में कि भाई ये कलर वो फीमेल के लिए है। ऐसे हर एक को अलग अलग शेड या कलर से डिस्क्राइब करते हैं कि जिससे हर सेक्शन अलग अलग दिखे। ठीक है? तो ये सब क्या हुआ? डायग्राम के टाइप्स हुए। और वैसे ही आते हैं ग्राफ के टाइप्स। ग्राफ और डायग्राम समझो सेम ही हुआ, बनाने में भी सेम ही आता है। सिर्फ डायग्राम में वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? डिस्क्रीट डेटा होती है, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन। और जबकि ग्राफ में कंटिन्यूस डेटा, जैसे क्लास दिए गए हो 0 to 10 10 to 20, ऐसी कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन हो तो उसके लिए ग्राफ यूज़ होता है। अब ग्राफ के भी टाइप्स आते हैं, जैसे टाइम सीरीज ग्राफ, वो इसकी तरह ही होता है, सिर्फ इसमें कंटिन्यूस डेटा यूज़ होते हैं। फिर हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम मतलब ये क्लस्टर बार डायग्राम की तरह बनता है वो। ठीक है? फ्रीक्वेंसी कर्व पॉलीगन, वो भी टाइम सीरीज की तरह बनता है, फ्रीक्वेंसी कर्व या पॉलीगन। और लॉगरिथम ग्राफ। तो ये सब ग्राफ के टाइप्स आते हैं अलग अलग। ठीक है ना? तो ये डायग्राम और ग्राफ, इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। उसके बाद अब अगर हम लोग एक पॉइंट देखें तो वो पॉइंट आता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए टेक्नोलॉजी अब कैसे यूज़फुल है? पहले के टाइम में चलो टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजीज़ है और इसकी वजह से इकोनॉमी की स्टडी थोड़ी सी ईजी हो चुकी है। और टेक्नोलॉजी में भी इकोनॉमिक्स के लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड डेटा सीरीज, बराबर। जिनमें सबसे पहले अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर का यूज़ देखें
तो कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये तो अब चलो आप लोगों को सबको पता ही है कि कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज़ होता ही है। लेकिन फिर भी अगर हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ सबसे पहले प्रेजेंटेशन के लिए, कि जब हमें कोई अगर प्रेजेंटेशन देना हो, प्रेजेंटेशन आप लोगों को ध्यान होगा कि भाई अब कंप्यूटर में पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाई जाती है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हमें किसी को समझानी हो, एक्सप्लेन करनी हो, तो वो स्लाइड्स के थ्रू इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, है कि नहीं। कि जैसे मैं ही पहले वीडियोस बनाता था तो आप लोगों को ध्यान है कि कंप्यूटर स्लाइड्स में वो वीडियोस बनते थे, ठीक है ना, कि जिसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी हो उसे अलग अलग स्लाइड्स में लिख कर मैं उसे आपको डिस्क्राइब करता था। सही बात है ना। ऐसे ही इकोनॉमी के भी अगर समझो किसी को बजट हमें डिस्क्राइब करना है तो वैसे बजट की अलग अलग स्लाइड्स बना सकते हैं ना, कि बजट में क्या क्या आता है, तो वो सब उसमें डिस्क्राइब करके हम सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। दूसरा, एक्सेल वर्कशीट्स बना सकते हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान होगा कंप्यूटर में एक्सेल प्रोग्राम आता है जिसका यूज़ स्टेटिस्टिक के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बराबर। कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो या बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हो तो उसे एक्सेल के थ्रू इजीली जो है वो हम लोग उसमें से कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। कि जैसे अगर भाई कंट्री का सेंसस करना है तो आप लोगों को भी ध्यान है कि हमारी कंट्री में जो है वो 130 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उन सब के नेम, बराबर, उन सब के नेम जो है वो उस एक्सेल में अगर लिखे हुए हो, उन सब की एज लिखी गई हो, तो उनमें से कोई भी रिजल्ट ढूंढना इजी हो जाता है। कि जैसे 130 करोड़, हाँ भले 130 करोड़ की बात कर रहा हूँ, कि 130 करोड़ जो है वो अगर एक्सेल में पूरे लिख दिए गए हैं और उसमें से खाली फाइंड करना हो कि इसमें से 60 प्लस एज वाले कितने हैं, तो एक कमांड डालकर इजीली जो है वो काउंट हो जाते हैं कि 60 प्लस एज वाले उसमें से कितने हैं। कि इसमें से कितने इलिटरेट हैं वो अगर काउंट करना हो तो इजीली एक कमांड से सिर्फ पता चल जाता है। आपके स्कूल में जैसे रिजल्ट बनता है वो भी तो इनके थ्रू ही बनता है ना, वर्कशीट के थ्रू। कि जैसे आपके क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं तो उन 70 स्टूडेंट के सबके मार्क्स डाल दिए और फिर खाली एक एक एंटर दबाने से, एक जो है वो कमांड देने से इजीली सबके मार्क और रैंक अरेंज हो जाते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क इसके आए तो ये फर्स्ट रैंक, उसके परसेंटेज कितना, उसका टोटल कितना, एवरेज कितना, ये सब चीज़ें वो इजीली इनसे काउंट हो जाती है, बराबर। तो कंप्यूटर में ये भी यूज़फुल है। दूसरा, डायग्राम और ग्राफ बनाना। कि अब डायग्राम और ग्राफ जो हम लोग अपनी बुक में पेंसिल से और उससे बनाते हैं, कि अब वो कंप्यूटर के थ्रू इजी हो जाता है। कि अगर आप कंप्यूटर में सिर्फ इंफॉर्मेशन डालो, कंप्यूटर में खाली टेबल ड्रॉ कर दो कि इतने क्लास हैं और उसके सामने इतनी फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ टेबल ड्रॉ कर दो और ग्राफ पे क्लिक करो कि मुझे बार ग्राफ चाहिए, वो बार ग्राफ खुद ब खुद बन जाएगा उसमें, ठीक है ना। यहाँ डायग्राम चाहिए तो वो डायग्राम खुद ब खुद बन जाएगा। तो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन अब कंप्यूटर को देनी है, वो खुद ब खुद डायग्राम और ग्राफ बना के देता है और इजीली इफेक्टिवली बन जाता है। जो हम पहले हाथ से बनाते थे उसका झंझट खत्म हो जाता है, ये कंप्यूटर का इससे फ़ायदा होता है। दूसरा आता है, वो आता है स्टोरेज टूल्स। कंप्यूटर का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है स्टोरेज टूल्स का, कि कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन कितने भी टाइम तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। आपका एक कंप्यूटर आता है उसमें न जाने कितनी सारी मेमोरी स्टोर होती है, और इवन एक्सटर्नल मेमोरीज भी हम स्टोर कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो पेन ड्राइव के थ्रू, मेमोरी कार्ड के थ्रू, हार्ड डिस्क के थ्रू, तो उन सब में हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि नहीं। और वो इन्फॉर्मेशन हमें दूसरी जगह ले जानी हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, तो भी उसको कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए कंप्यूटर स्टोरेज टूल्स के लिए भी यूज़फुल है। एंड देन दूसरा आता है अदर टूल्स। अदर टूल्स, आज के टाइम में कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, कि कुछ सॉफ्टवेयर उसमें फ्री आते हैं, कुछ को परचेज करना पड़ता है, जिन सॉफ्टवेयर में हमारी वर्किंग बहुत ईजी हो जाती है। जैसे आप लोगों को ध्यान है ना कि आप लोग अकाउंट में फाइनल अकाउंट्स बनाते हो ना, अकाउंट में पूरा फाइनल अकाउंट तैयार करते हो, तो उसमें कितना जो है वो झंझट करनी पड़ती है कि एडजस्टमेंट देना पड़ता है, ये करो, फिर ये एंट्रीज करो, वो एंट्रीज करो, हम पूरा फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। जबकि अब कंप्यूटर में टैली जैसे प्रोग्राम्स आते हैं, टैली और दूसरे प्रोग्राम्स आते हैं, कि उन प्रोग्राम में सिर्फ आप इंफॉर्मेशन डाल दो कि आप जो है वो खाली बिल, रोज के जो भी बिल आते हो शॉप के, वो बिल खाली उसमें ऐड करते जाओ, और उसके बाद जो है वो उसमें वो कंप्यूटर, वो प्रोग्राम, वो खुद ब खुद आपको पूरा फाइनल अकाउंट बना कर दे देगा।
बराबर। तो ऐसे टूल्स वो बहुत यूज़फुल होते हैं। जो सीए वर्क करते हैं वो इसी तरह से वर्क करते हैं। पूरे साल की सिर्फ इन्फॉर्मेशन डाल दो, फाइनल अकाउंट और कितना उस पर टैक्स भरना है, कितना हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें खुद ब खुद उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर बहुत यूज़फुल है। कंप्यूटर के बाद दूसरी चीज़ आती है, वो आती है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। कि आज के टाइम में इंटरनेट, आप सबको पता है इंटरनेट का कितना अच्छा जो है वो यूज़ होता है। कि इंटरनेट में से हमें ट्यूटोरियल्स मिल सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको सीखनी हो, हमें नहीं आती है, तो इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं, उसके थ्रू सीख सकते हैं। भाई मुझे पियानो बजाना सीखना है, मुझे नहीं आता, तो मैं ट्यूटोरियल्स देख सकता हूँ ना इंटरनेट पर, और उसमें से सीख सकता हूँ कि हाँ भाई पियानो कैसे बजाते हैं। बराबर। दूसरा, एक्टिव लर्निंग। कि अगर कोई भी टॉपिक समझ ना हो तो आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत सारे जो है वो टीचर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो अपनी लर्निंग या समझो अपनी जो है वो नॉलेज वहाँ पर शेयर करते हैं, कि जिनके थ्रू आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो। जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक तरह का ये एक्टिव लर्निंग का ही पार्ट है ना। कि जो भी टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो आप लोग इजीली समझ सकते हो इनके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही। देन रीडिंग मटेरियल। आज इंटरनेट पर जो है वो आपको रीडिंग मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। कितनी सारी बुक्स हैं, कितनी सारी इकोनॉमिक्स की बुक्स या अदर बुक्स वो इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। सिर्फ आप उस पर डाउनलोड करके और वो रीडिंग मटेरियल ले सकते हो, वो चेक कर सकते हो आप लोग। बरोबर ना। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पे हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन वहाँ पर है। आपको ये भी ध्यान होगा कि सिर्फ गूगल पे आप सिर्फ लिखो कि आपको कौन सी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो खुद ब खुद पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। बराबर ना। तो एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि जैसे भाई कोई एक बुक है, ये बुक किसने लिखी थी, वो राइटर का नाम पता करना है, तो सिर्फ गूगल पे टाइप करो, इंटरनेट पे टाइप करो, वो पता चल जाता है आप लोगों को। ये बुक कौन सी साल में लिखी गई थी वो इजीली आपको पता चल जाता है। सही बात है ना। इनके अलावा मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब कोई भी तरह का एक्स्ट्रा कोई भी वर्क। कि जैसे मुझे इकोनॉमिक्स पे जो है वो मेन 5 बुक्स चाहिए, कि जिससे मुझे इकोनॉमिक्स की पूरी स्टडी मेरी हो जाए, तो वो कौन सी 5 बुक्स है, मैं सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करूँगा तो वो 5 बुक्स के नाम मुझे मिल जाएंगे। बराबर ना। यहाँ तक कि बुक्स शायद डाउनलोड भी हो जाए कि ये रही है 5 बुक्स। सही बात का नहीं। ये ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज भी अगर हमें चाहिए हो तो वो इनके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। बराबर। और दूसरा आता है डेटा। इंटरनेट पर कितना सारा डेटा जो है वो स्टोर पड़ा हुआ होता है। कितनी सारी कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अपना डेटा, सालों का डेटा इंटरनेट पर स्टोर करके रखती है, अपनी वेबसाइट पर रखती है, और हम सर्च करके वो डेटा जान सकते हैं। जैसे आज़ादी के वक्त हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, तो हम तो उस वक्त काउंट करने गए नहीं थे, लेकिन आज गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो लिखा हुआ है ना, वो डेटा है ना। तो बस वो वेबसाइट पे देखकर पता कर सकते हैं ना कि हाँ उस वक्त जो है वो पॉपुलेशन इतनी थी। तो ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों ना हो तो वो इनके थ्रू पता कर सकते हैं ना। तो कंप्यूटर और इंटरनेट ये दोनों बहुत यूज़फुल होता है इकोनॉमिक्स के लिए, लेकिन इनका यूज़ करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो तो आपको पता है कंप्यूटर खाली एक टूल है, एक मशीन है। आप उसको जैसे चलाओगे वैसे वो चलेगा। जैसे उसमें डायग्राम, ग्राफ बनाते वक्त अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दी तो आपको पता है ग्राफ भी या डायग्राम भी गलत बन जाएगा। बरोबर ना। वो मशीन है, अगर हमने मिस्टेक कर दी तो सामने कंप्यूटर भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर देगा उसके सामने। तो इसीलिए इसको यूज़ करते वक्त थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज अगर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही गलत रिजल्ट देता है फिर। सही बात है ना। तो कंप्यूटर यूज़ करते वक्त ये सब चीज़ें ध्यान देते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन है, शीट बनाते हैं जब हम लोग, तो उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमें प्रेजेंटेशन बनाना कैसे है। और अगर वो नॉलेज ना हो तो कितनी बार वो प्रेजेंटेशन जितना सही हमें बनाना हो उतना वो सही बनेगा ही नहीं। ठीक है। इंटरनेट भी यूज़ करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि इंटरनेट पे जितनी सही इन्फॉर्मेशन होती है उतनी ही कितनी ज़्यादा शायद गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसलिए जब भी आप इन्फॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट करो ना, बरोबर, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले ये देखो कि भाई लीगल सोर्सेज से है या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन लीगल है या नहीं, कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो आपके हाथ में नहीं आ रही है। ये चीज़ खास ध्यान देते हैं। बरोबर। कि इंटरनेट पे जब आपने सर्च किया तो एक नहीं 10 जगह 10 वेबसाइट आपके सामने हो जाती है, लेकिन कौन सी करेक्ट है उसकी थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए।
या अगर आप लर्निंग उसमें से करते हो तो आप चलो सीख सकते हो, लेकिन फिर भी ये इंटरनेट सिर्फ एक टूल है, सिर्फ एक टूल है, बराबर। आपको खाली सीखने का एक सिर्फ जरिया मिलेगा, लेकिन रियल लर्निंग जो सामने बैठकर लर्निंग होती है वो लर्निंग इंटरनेट के थ्रू हो पाती नहीं है, बराबर। इसलिए कंप्यूटर हो या इंटरनेट हो यूज़फुल बहुत है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करते हैं। और दूसरा आता है, वो आता है डेटा सीडीज़। डेटा सीडीज़ आज के टाइम में, पहले से लेकर अभी तक भी, जब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी शुरू हुई तब से कितनी सारी कंपनीज हैं या गवर्नमेंट जो है वो संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, जो अपनी इंफॉर्मेशन सीडी के थ्रू प्रोवाइड करती हैं, बरोबर। सीडीज़ के थ्रू प्रोवाइड करते हैं और वो सीडीज़ मार्केट में, लाइब्रेरीज में, अलग अलग जगह पर आपको अवेलेबल होती है, आपको मिल जाती है वो, कि जिसके थ्रू आप वो इन्फॉर्मेशन कभी भी एनी टाइम आप वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे गवर्नमेंट ने जो है वो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है और साथ में एनिमल पॉपुलेशन भी कितनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग सीडीज़ में प्रोवाइड करती है। और हर साल वो सीडीज़ आपको जनरल स्टेशनरी जो शॉप होती है या लाइब्रेरीज होती है वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, कि आप वो सीडीज़ लाकर वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां अपना कामकाज कैसे करती है वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीडी में प्रोवाइड करती हैं। आज के टाइम में तो चलो यूट्यूब और ऐसी चीज़ें आ चुकी है कि जहाँ पर ऑनलाइन वीडियोस ये सब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी सीडीज़ भी मिलती है कि जिसे आप घर में स्टोर कर सकते हो और उसे एनी टाइम देख सकते हो। सही बात है ना। तो ऐसी डेटा सीडीज़ भी वो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वही है कि डेटा सीडीज सिर्फ वही यूज़ कर सकता है कि जिसके पास ऐसा कोई टूल हो सीडी चलाने का। अगर भाई सीडीज चलानी है तो वो जनरली कंप्यूटर में ही चलेगी। अब जिसके घर में कंप्यूटर ही ना हो तो वो बाहर से सीडी ला करके फिर क्या करेगा। सही बात है ना, वो सीडी उसके कोई यूज में नहीं आएगी, है कि नहीं। तो इसके लिए सीडीज चलाने के लिए पर्टिकुलर एक टूल होना चाहिए। कंप्यूटर है या सीडी प्लेयर्स हैं, तो उनके बिना ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो ये पॉइंट पे ध्यान आया ना। तो देखो, आज हमने ये जैसे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर समझा, उसकी समरी शॉर्ट में हमने ये चैप्टर देखा। अब वैसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।